जी बच्चों, यार ये भाई कह रहे हैं सर एक दफा ना दोबारा ये ट्रांजैक्शन समझा दें। भाई परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये पीरियोडिक में होती है। परपेचुअल में क्या होती है बच्चों, बोलो? इन्वेंट्री डेबिट और प्यारे दोस्तों ट्रेड पेएबल क्रेडिट। अब परचेज रिटर्न है ये, पहले तो ये इत्तेफाक करो ना, परचेज रिटर्न है ना बच्चों, परचेज रिटर्न। और ये सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल। परपेचुअल सिस्टम में आपके पास आता ही क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। आता ही क्या है? आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तलहा चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ बच्चों। आपके पास क्या आ गया बच्चों, बोलो? क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास क्या आ गया बच्चों? अच्छा, अब आपको समझ आई है मैंने पूरा सेशन थोड़ा हाथ खींच के क्यों रखा है? 17 लेक्चर शॉर्ट हैं। कितने लेक्चर्स? 17 लेक्चर शॉर्ट हैं। सही है बच्चों जी। इस वजह से बड़ी मजबूरी होती हैं जी। आप लोग अभी भी वो समझ नहीं रहे बात। भाई इधर देखो, इधर जी। मेरा आधा टाइम तो इस बात पे लगता है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चुप हो जाओ, फलां हो जाओ जी। लेक्चर का टाइम निकालो, आधा घंटा इसमें लगा होगा पिछले 2 घंटे में जी बच्चों। प्यारे भाई, इन्वेंट्री बोलो। इन्वेंट्री क्या होगी? बोलो शाबाश। इन्वेंट्री क्रेडिट और पेएबल डेबिट। सर कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट क्यों नहीं गया? प्यारे दोस्तों, ये परपेचुअल सिस्टम है। क्या है मेरे प्यारे भाई? इधर हम चीज के रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं। किसकी एंट्री कर रहे हैं? जब चीज में रिटर्न करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने परचेज रिटर्न का इंपैक्ट लेना है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट नहीं लेना। सही है भाई। लायबिलिटी, चीजें खरीदी हैं, परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब मैं रिटर्न करूंगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट पेएबल डेबिट, पैसे, लक्ष्मी लक्ष्मी। और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री क्रेडिट और बोलो शाबाश, इन्वेंट्री क्रेडिट और पेएबल, पैसे 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 पैसे। अब पैसे हमने उतने नहीं देने जितने पहले देने थे। पेएबल डेबिट और बोलो इन्वेंट्री। आई समझ? समझ आई है? कॉस्ट और ये परपेचुअल सिस्टम में ऑलरेडी चीजें क्या होती हैं बच्चों, बोलो? स्टॉक और ये सारी चीजें ऑलरेडी लिखी होती हैं। अच्छा बच्चों, अगली बात सुनना, अगली बात ये इधर तक हो गए भाई। अब आए जी ऊपर। अब जो हमारी थोड़ी 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 चीजें जो हैं वो पेंडिंग की तरह, वो देखते जाएं। प्यारे भाई, ओपन करें आप लोग, शाबाश, हिम्मत करते जाना। ओपन करें IAS 30, नहीं, ओपन करें IAS 23। पेज नंबर 56 होगा। पेज नंबर 56 होगा बच्चों, पेज नंबर 56 है। ये एग्जाम्पल आ गई। भाई मेरे सामने बैठ के चुप नहीं हो रहे। द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर Z लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। बच्चों एक बात सुनना, अभी हमने क्वेश्चन किया, मेसोपोटामिया भी किया, अभी भी हमने पास पेपर का क्वेश्चन किया, पहले भी IAS 23 के हमने क्वेश्चन किए थे, याद है बच्चों? अगर मेरे प्यारे दोस्तों हमने जितनी पेमेंट्स इस्तेमाल की हैं लोन में से, कहां से बोलो? एक होता है ना स्पेसिफिक लोन, दूसरे तो कैपिटलाइज होना ही होना है। वो तो किसी और जगह पे इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो जनरल लोन होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या? जनरल लोन। क्या प्यारे दोस्तों? वो और भी बहुत सारी जगहों पे क्या होता है बोलो? इस्तेमाल। क्या होता है बोलो? इस्तेमाल। प्यारे भाई, बस 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 बस, जो आप पढ़ाते हुए बोलेगा वो क्लास से बाहर जाएगा इंशाल्लाह जी। जी बच्चों, पढ़ाते हुए नहीं बोलना, पढ़ते जब मैं पढ़ा रहा हूं तब नहीं बोलना। अच्छा बच्चों, प्यारे दोस्तों, अब जनरल लोन में से पेमेंट है, क्या है बोलो? ये किस लिए की है? क्वालिफाइंग एसेट के लिए। किस लिए की है बोलो? अगर प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, क्या दे दी? और उस अमाउंट से हमने वो जो जनरल लोन इस्तेमाल किया था उसकी क्या कर दी बोलो? उतने महीने के लोन को क्या करना है? सेव हो गया ना, उतने महीने का इंटरेस्ट सेव हो गया। तो हमने लेना है कहां तक? क्या बोलो? जिस रीपेमेंट। एक तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी और कहीं से भी पैसे आए, किसी भी जगह से पैसे आए और हमने किया क्या? उसी लोन की क्या कर दी बोलो? शाबाश, पेमेंट। तो हमने रीपेमेंट तक लेके जाना है, सीडेशन तक लेकर। जी लिमिटेड इज बिल्डिंग अ डैम फॉर फेडरल गवर्नमेंट।
द प्रोजेक्ट, कहता प्रोजेक्ट को कितने साल लगे कंप्लीट होने में? 10 साल। कहता ऑन 1 Feb 2011 ZL यूज कहता 100 मिलियन फ्रॉम पूल ऑफ द, ये जनरल लोन में से ही होता है, जो स्पेसिफिक होता है वो तो सेल्फिश है ना, वो तो किसी को देने ही नहीं है, ना लेने हैं ना देने हैं। कहता जी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है फॉर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द सेम डेट। ये 100 मिलियन निकाला किस दिन? 1 Feb 100 मिलियन कंस्ट्रक्शन पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। कहता ये पेमेंट किसको की बोलो? सब कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने काम स्टार्ट कर दिया फौरन। कहता ऑन 1 जुलाई क्या कहता द फेडरल गवर्नमेंट ने क्या की प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश, फर्स्ट प्रोग्रेस पेमेंट कर दी। कितने की? बोलो शाबाश, 30 मिलियन। और एज्यूम करो हमने इससे क्या कर दिया? बोलो इस लोन की क्या कर दी? बोलो रीपेमेंट। अब मेरी बात सुनना गौर से, अब गौर से सुनना बच्चों बात। प्यारे दोस्तों रुपीज 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय, अब ये लोन कितना इस्तेमाल हुआ? ये वाला एंड तक नहीं लेके जाना है। अभी तो कह रहा था 11:15 मुझे जी। अब इधर अब मैं जरा ना मोमेंटम जरा जोबन में हूँ। प्यारे दोस्त 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय फेब, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून का क्या है? ये जून का क्या नहीं, जुलाई, सॉरी जुलाई तक। भाई 5 महीने ये 5 महीने आउटस्टैंड रहा ना। ये 100 मिलियन कितनी देर आउटस्टैंड रहा? ओके सर, ओके बच्चों, बस 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 बची बस 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 बस, तंग ना करो मुझे जी बच्चों। फिर ये 12%। अच्छा अब कितने पैसे गवर्नमेंट से आए? बोलो 30। अब मिसाल लो, अब बच्चों ये 30 से हमने लोन आउटस्टैंडिंग जो था उसे क्या कर दिया? अब ये कितना आ गया? वेरी गुड जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर कहता जी अब 70 मिलियन। अब ये आउटस्टैंड रहा बच्चों, दिखने में तो लग रहा है प्रोजेक्ट बच्चों उसने नहीं बताया कब कंप्लीट हो रहा, साल के एंड तक। दिखने में तो लग रहा 6/12। क्या लग रहा? बोलो लगने को क्या? लगने को तो बहुत कुछ लगता है, लगेगा, लगने लगा है, लेकिन लगेगा नहीं जी। कहता ZL हैज ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंसीडरिंग दिस फैक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी। क्या दिया बच्चों? 31 अक्टूबर 2000। बोलो अजम्पशन ये है प्यारे दोस्तों कि इस अमाउंट से भी हमने गवर्नमेंट को सॉरी हमने लोन को क्या कर दिया? अब ध्यान से 70 मिलियन 70 आगे ना तरीक निशानी लगा लो। ये था 1 जुलाई, ये है नहीं, मैं नहीं लिखूंगा ये, नहीं हाँ ये गलत करोगे आप। ये आउटस्टैंड रहा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जी बच्चों। ये मल्टीप्लाई में बोलो प्लस। अब मेरे प्यारे दोस्तों कितना आउटस्टैंड रहा? मल्टीप्लाई बाय नवंबर और जी ठीक है, बताएं कितना आ गया? कितना डन है? और अगर ये पेमेंट्स ना, ये पैसे हमारे पास ना आते, ये पैसे हमारे पास बोलो तो भाई तो फिर तो 12% मल्टीप्लाई बाय फैब से लेके 11/12 11 अभी भी इतना ही हो रहा है। 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने, अभी भी 11/12 ही है, लेकिन लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट क्या हो गई है? चेंज। क्या मेरी बात समझ आई? इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है जी। अजम्पशन भाई ये है ही ऐसे ना, ये एग्जाम्पल जो जहां से मैंने निकाली है ना, उस टेबल की अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है कि पहले लिखा होगा कि ये क्या उसका नाम है, ये पेमेंट्स जो आ रही है ना, ये लोन को, ये जो अमाउंट्स आ रही हैं इससे लोन की रीपेमेंट करनी है। सही है? ये तो एग्जाम्पल आपको ये नजर आ रही है ना, जिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे लिखी है उसमें लिखा ही ये हुआ है कि ये हमने क्या करना है? बोलो पेमेंट्स हैं। क्या है? ये पेमेंट जितने पैसे आ रहे हैं लोन की रीपेमेंट करनी है। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के बोलो और भी तरीके हैं। याद रखना, हम तरीका बताने में मसला नहीं है, स्टूडेंट को एक तरीका बताना चाहिए। कितने? अगर उस्ताद स्टूडेंट्स को 2-3 तरीके बताएगा तो स्टूडेंट कहेंगे माशाल्लाह यार, माशाल्लाह सर के पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज का आपको मेरे प्यारे भाई कोई फायदा, आप उल्टा कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे? क्यों भला?
पेपर में जाके आपको ये समझ नहीं आनी मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। नॉलेज आपका होगा ज्यादा माशाल्लाह, लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन बोलो समझ नहीं आना आपको कि पेपर में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आपको समझ नहीं आनी चाहिए। मेरी बात समझे? तो हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट को पूरा सेशन एक तरीका बताएं। क्या बताएं बोलो? और भी हैं, और भी हैं आपके, उसका नाम है जितने से ग्रांट है उसको उसकी सेविंग माइनस कर दो जी, बहरहाल छोड़ो, ठीक है बच्चों जी। आप प्यारे दोस्तों थोड़ी सी बात अगली, IS 36 जी निकालो जरा। पेज नंबर बताना है। भाई क्या है आपको, अब कभी कह रहे हो आ रहे हो, कभी कह रहे नहीं, और क्या? वो फरियाद कह रहे हैं 11:15 बजे होगा उसका मैसेज। ओ यार मैं तो आपके वेट में हूँ ना, आ जाओ। जी बच्चों इधर इधर, ये मैं बात पूरी कर लूंगा, तब तक आपने खामोशी इख्तियार करनी है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, कभी कभार इधर सुनना, ये बात थोड़ी लॉजिकल है, 2 मिनट समझाने में लगेंगे। IS प्यारे दोस्तों 16 में क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। क्या है? उसके बाद है बच्चों इम्पेयरमेंट। उसके बाद क्या है? अगर एक क्वेश्चन भी दिया था आपको टेस्ट में, प्री को भी पोस्ट को भी, प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूड अमाउंट है और इम्पेयरमेंट भी है, सही है, पहले क्या करोगे? पहले रीवैल्यूएशन फिर। अब बच्चे कहते हैं सर दोनों में क्या फर्क है, इधर देखना प्यारे भाई। रीवैल्यूड अमाउंट का मतलब ले लो मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। क्या प्यारे दोस्तों? और प्यारे दोस्तों IS 36 में रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है बच्चों बोलो? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लेस क्या प्यारे दोस्तों? आप सुनना जरा, अहम बात है, अहम बात है, अहम बात। बच्चों इधर इधर देखना बच्चों, अब आपको मुझे पता मैं अहम नहीं लगूंगा जी। प्यारे भाई अगर तो रिकवरेबल अमाउंट के अंदर प्यारे दोस्तों लेस कॉस्ट टू सेल, लेस बोलो शाबाश, ज्यादा है। क्या है? इसका मतलब है इंपेयरमेंट होगी। इसका क्या मतलब है? रीवैल्यूड अमाउंट है 100 की, रीवैल्यूड अमाउंट कितने की है? 100 की। रीवैल्यूड अमाउंट कितने की है? 100 रुपए की। रिकवरेबल अमाउंट में डिब्बा नहीं देखा कभी? अभी इसको खोल लेना भाई। रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। प्यारे दोस्तों रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें, वैल्यू इन यूज को भी इग्नोर करो। फेयर वैल्यू कितनी थी IS 16 में बोलो? IS 16 में मुझे बताओ बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बोलो? 100। IS 36 में प्यारे दोस्तों रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ क्या? वैल्यू इन यूज और लेस कॉस्ट टू सेल। मिसाल के तौर पे ये तो 100 है ना, ये तो फेयर वैल्यू 100 है ना। अगर तो ये है प्यारे दोस्तों, अगर तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, फिर इसका मतलब है, इधर देखो, फिर इसका मतलब है ये जितना भी है ये 100 है ना, ये 100 है ना। मुझे बताएं कोई इंपेयरमेंट की जरूरत है? ये तो हायर ऑफ होता है ना, ये क्या होता है बोलो? अगर तो वैल्यू इन यूज ज्यादा है फिर तो वैसे ही मसला नहीं, अगर कम है फिर भी मसला। कहता लेकिन अगर ये वाली अमाउंट कॉस्ट टू सेल निग्लिजिबल का मतलब है या कहता है ही नहीं, है तकरीबन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। नो नीड टू बोलो शाबाश, नो नीड टू इंपेयर बच्चों, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर लेस कॉस्ट टू सेल है, बोलो यार, अगर कॉस्ट टू सेल निग्लिजिबल यानी इतनी, निग्लिजिबल का मतलब इग्नोर करने के काबिल जी प्यारे दोस्तों। और अगर निग्लिजिबल नहीं है, अगर निग्लिजिबल बोलो, मिसाल के तौर पे ये है 10 रुपए, कितनी बच्चों बोलो? तो प्यारे दोस्तों ये कितना आ जाएगा बोलो?
90, कितना आ जाएगा बोलो 90, सही है। इसको अभी छोड़ो जरा, इसको छोड़ो, एज्यूम करो कि ये कम ही है, क्या है बच्चों बोलो, आप बताओ रिकवरेबल अमाउंट कितनी हुई, मुझे बताओ। अब 10 का इंपेयरमेंट आएगा या नहीं, नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आती है? आज आपको लॉजिक समझ आई कि हम पहले रिवैल्यूएशन करके फिर इंपेयरमेंट की तरफ क्यों जाते हैं। यानी फेयर वैल्यू तो आनी ही आनी है, लेटेस्ट, शाबाश, फेयर वैल्यू तो आनी ही आनी है। अगर इसमें से कॉस्ट टू सेल ज्यादा है, नेग्लिजिबल, इग्नोर करने वाली नहीं, ज्यादा है, जब माइनस करेंगे और अजम्पशन ये है कि वैल्यू इन यूज बोलो ये कम ही है, तो प्यारे दोस्तों रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगी, कम। तो आपने बेशक रिवैल्यूएशन की है, मजीद एसेट को क्या करना पड़ेगा बोलो यार, 10 रुपए से नीचे लेके आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं बोलो शाबाश इंपेयरमेंट लॉस। मेरी बात समझ आई? लॉजिकल, सीम्स लॉजिकल। ये मैंने लफ्ज याद किया थोड़े दिन पहले जी। प्यारे भाई अब इधर देखना, इधर देखना। The recoverable amount of the revalued asset is necessarily close to, क्या था, और greater than its, क्या था, ये revalued amount से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। फिर impairment क्या था, in this case after the revaluation it is unlikely that the revalued asset is, बहुत सही है। और ये खुद पढ़ लेना, अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो रीवैल्यूड अमाउंट क्या होगी बोलो, रीवैल्यूड अमाउंट क्या होगी बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, ज्यादा होगी, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, कम होगी, क्या होगी बोलो। अच्छा जी, अब मेरी बात सुन नहीं रही है, हम ना रोक दे मेरा चांद कैमरा। अच्छा बच्चों, ये हम पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों, इधर देखें दोस्त, इधर देखो, इधर IAS 16 में क्या होती है बच्चों, रीवैल्यूड अमाउंट। IAS 16 में क्या होती है बच्चों, और IAS 36 में रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में प्यारे दोस्तों इसको छोड़ो, प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेस क्या बच्चों, इधर भी फेयर वैल्यू, इधर भी फेयर वैल्यू। अगर तो कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल है, क्या है बच्चों प्यारे दोस्तों ना होने के बराबर है, फिर तो ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। और अगर नॉट नेग्लिजिबल, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो फिर हमें अपने एसेट को क्या करना पड़ेगा, इंपेयर करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई बच्चों, बात समझ। एग्जाम्पल देख लें बच्चों, एग्जाम्पल देखें बच्चों, कहता जी इधर सुनना, कैरिंग अमाउंट यानी फेयर वैल्यू, 3 सिनेरियोज हैं, 3 सिनेरियोज बच्चों, ध्यान से जरा। 500,000, 500, ये कहता जी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है, नेग्लिजिबल, क्या है, वैल्यू इन यूज। बच्चों वैल्यू इन यूज गौर से देखना जी, कितनी है बच्चों, अभी देख लेते हैं, इधर आए जरा। ये फेयर वैल्यू आ गई बच्चों, ये क्या आ गई प्यारे दोस्तों, ये दोनों क्या आ गई हैं, रिकवरेबल बोलो अमाउंट्स। ये क्या आ गई हैं बच्चों बोलो, ये क्या आ गई हैं बच्चों बोलो। इनमें से जरा हायर देखना, ये बच्चों देखो, इधर 600,000, 5 लाख, इधर भी 5 लाख, डन हो गया बच्चों। बच्चों देखो ये 5 लाख है ना, कोई भी रिकवरेबल अमाउंट तीनों सिनेरियोज में कम 5 लाख से नहीं हो रही, लिहाजा इंपेयरमेंट नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अगली एग्जांपल बच्चों, फिर वही बातें, इधर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, इधर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है जी। प्यारे भाई वैल्यू इन यूज वही सेम है बच्चों, सारा क्वेश्चन सेम है, बस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ गई बच्चों। ये क्या है, ये फेयर वैल्यूज आ गई तीनों में, ये प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज सेम आ गई बच्चों, आ गई बच्चों। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना प्यारे भाई, इधर 5 लाख था, 5 लाख में से 50,000 माइनस किया तो ये कितना आया बच्चों, इधर भी 50,000 माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, इधर भी 50,000 माइनस किया तो कितना आया बच्चों। अच्छा अब हायर बताना, ये डन। अब इसका मुकाबला, अब इन दोनों का मुकाबला होगा, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, ओके बस, खिसका जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर अब देखना बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर जी। कोई बात नहीं, अच्छी थी, इंशाल्लाह थोड़ी देर में वापस आऊंगा। इधर ये, इधर भाई इधर एप्रिशिएटेड। अब इंशाल्लाह आते हैं रिदम में, आते हैं वापस। 5 लाख और मेरे प्यारे दोस्तों 6 लाख। भाई रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो भाई मुझे बताओ ना, रिवैल्यूएशन कर ली, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा, नथिंग टू डू, इंपेयरमेंट नहीं होगी यार। ये देखो एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, हमने एक नंबर की भी इंशाल्लाह फाइट करनी है।
देखो जब सेशन एंड हो मैं भी अपनी तरफ से बच्चों अल्लाह को हाजिर नादिर जान के कहूँ कि यार मैंने पूरी अपनी एफर्ट कर दी, आप भी ईमानदारी के साथ हाजिर नादिर जान के अल्लाह को कि हमने अपनी पेरेंट्स के पैसे हलाल कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? और अगर ये नहीं जज्बा आपका भी मेरा भी, इसका मतलब है मजा नहीं आया बच्चों। मेरी बात समझ गए हैं बच्चों? इधर आओ। 5 लाख बच्चों, क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 5 लाख। प्यारे दोस्तों इधर देखो, ये क्या है? ये हायर है ना, तो प्यारे दोस्तों ये रीवैल्यूड अमाउंट, और बच्चों फिर मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर पे, फिर 31 दिसंबर पे रिकवरेबल अमाउंट। प्यारे दोस्तों दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉस, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। जी प्यारे दोस्तों 5 लाख। इधर क्या आया बच्चों? 450,000। ऐसे ही है बच्चों, ये इधर आ गया बच्चों। अब 50,000 ये रीवैल्यूड अमाउंट है। ये क्या है बच्चों? बोलो रीवैल्यूड अमाउंट। प्यारे दोस्तों और इधर आए, नहीं मैं लिख देता हूं, ये है जी 31 दिसंबर 2000 मिसाल के तौर पे। ये क्या है बच्चों? रीवैल्यूड अमाउंट बच्चों 5 लाख। कितनी बच्चों? जी। फिर है जी 31 दिसंबर 2025। प्यारे दोस्तों अब आ गई है क्या? बोलो रिकवरेबल। डेप्रिसिएशन नहीं होनी, ये साल का एंड है बच्चों। जी इधर आओ बच्चों, इधर इधर कितना आया बच्चों? बोलो 450,000। ये आ गया 31 दिसंबर 2025। बताएं जी, बताएं शाबाश। अगर तो सरप्लस पड़ा हुआ है, डेट पूरी बात ही कर लेना यार, माशाल्लाह आपका जज्बा बना हुआ है, आप पढ़ने की नीयत से आए हैं। डेट डिस्क्रिप्शन, इधर क्या आया बच्चों? बोलो जी, प्लांट कर लो, प्लांट कर लो, प्लांट कर लो बच्चों। रीवैल्यूएशन सरप्लस, और मेरे प्यारे दोस्तों क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इधर कितना आया बैलेंसिंग? 50,000। तो भाई इधर देखो, अगर तो सरप्लस नहीं है, मिसाल दे रहा हूं ना, नहीं है प्यारे दोस्तों, तो आप कहां ले जाएंगे? यहां। और अगर पहले से सरप्लस मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का है, कितने का? अब आप यहां ले जाएंगे। डन। क्या एंट्री बनेगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। लेकिन ये इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम कर देगा, वो डेबिट, और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। डन। एक और सिनेरियो बना लेते हैं जी। प्यारे दोस्तों आया रीवैल्यूएशन लॉस, क्या आया बच्चों? जी कितने का आया मेरे प्यारे दोस्तों? मिसाल दे रहा हूं, बुक वैल्यू थी, मिसाल दे रहा हूं, बुक वैल्यू थी 5,30,000। कितनी थी बच्चों? जी प्यारे दोस्तों ये लॉस आ गया ना, रीवैल्यूएशन लॉस आया, कितने का? 30,000। ओके सर जी। ये कितना आ गया इधर मेरे प्यारे भाई? ये आ गया बच्चों, आ गया ना जी बच्चों। अब इधर आया जी 30, बोलो 1000। मेरे प्यारे दोस्तों अब मजीद क्या आ गया बच्चों? बोलो लॉस। कितना आ गया टोटल? आप चेक करो जरा, ये एसेट 530 से कहां पे आ गया? 4। मेरी बात नहीं समझे, और समझ गए हो कितने से कम हो गया भाई? भाई इधर देखना, इधर 30 रुपए से कम क्यों हुआ भला बताओ? रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से। सही है बच्चों। और 50,000 से बोलो, उम्मीद है बात समझ आ गई। इससे अब टेक्निकल क्या पूछेगा वो? डन मेरे प्यारे भाई? डन सर जी। नेग्लिजिबल वाली बात और नॉट नेग्लिजिबल वाली बात समझ आ गई। अब आपको शायद इस बात की समझ आई हो कि हम पहले रीवैल्यूड अमाउंट लेते हैं, फिर हम प्यारे दोस्तों बोलो फिर रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन करते हैं। डन है बच्चों? ये भी समझ आ गया क्यों? जब सिर्फ फर्क क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का। किसका फर्क आएगा? चलो बहरहाल एक छोटी सी बात आपसे करना चाह रहा हूं। IS 40 पे आना है बच्चों। किस पे आना है? IS 40 किस पे आना है बच्चों? बोलो जी। एक्सेप्शन, क्या मेरे प्यारे दोस्तों याद है IS 40 में अजम्पशन ये होती है कि जी अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है तो मॉडल कौन सा है? बोलो फेयर वैल्यू। कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल। कौन सा मॉडल है? लेकिन भाई सुनना, इधर IS 40 में क्लास ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। IS 16 में है क्लास ऑफ एसेट, उधर तो डिफरेंट क्लासेस है ना, बिल्डिंग है बच्चों, इक्विपमेंट है प्यारे दोस्तों, प्लांट है। IS 40 तो अप्लाई किस पे होगा? जस्ट प्रॉपर्टी पे। इधर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑफ एसेट। सारे एसेट्स पे या तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा IS 40 में, या फिर बोलो या फिर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जिस तरह हमने वो पढ़ा था वो गवादर वाली बिल्डिंग, याद है वो जो स्कॉर्पियो लिमिटेड वाले में, एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है,
आप उसे फिर लेके जा, रहेगा YS40 में ही रहेगा वो, लेकिन उस पर अप्लाई क्या होगा, कॉस्ट मॉडल। और कॉस्ट मॉडल IS16 में पता है क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इस तरह की प्रॉपर्टी को जब प्यारे दोस्तों, चूंकि अब कॉस्ट मॉडल है, मजबूरन, मजबूरी के केस में प्यारे दोस्तों रेजिडुअल वैल्यू को कितना कंसीडर करना है, बोलो 0। ये जब आपने टेस्ट दिए थे ना इसके, तो जो एग्जामिनर थे हमारे, उन्होंने फीडबैक ये दिया था कि सर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, आखिरी क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चों को सर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। कौन सा, कि जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कहता उन्हें कॉस्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट बोलने नहीं आता। कहता उनका ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ मॉडल ही कौन सा है बोलने। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था आपको, कोई याद है आपको टेस्ट में जी। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट और एक है फेयर वैल्यू। कॉस्ट मॉडल को सेम कैसे डील करना है बोलो, IS16 की तरह। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू को क्या, अगर तो अपनी खुशी से कॉस्ट मॉडल पे हैं फिर कोई मसला नहीं है, और अगर मजबूरी में है तो प्यारे दोस्तों, अगर मजबूरी का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, उसे कॉस्ट मॉडल पे ले आओ। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी, 0 एज्यूम करो। क्यों, तो जब फेयर वैल्यू आज की वैल्यू पता नहीं है तो 5 साल के बाद वाली कैसे रिलायबली मेजरेबल है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ये बात समझ आ गई। एक और एक्सेप्शन है बच्चों, अच्छा सॉरी, एक और बात है, एक्सेप्शन बताता हूँ। एक और बात है, IS16 में क्लास ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है 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 और IS40 में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑफ। इधर है ही प्रॉपर्टी, एक ही क्लास है बच्चों, सारों पे या तो फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होगा या MCQs में पूछा जा सकता है। एक तो एक्सेप्शन मैंने आपको ये बता दी, एक एक्सेप्शन अब मैं आपको मजीद बताने लगा हूं, प्लीज गौर से सुनना। ये जो एक्सेप्शन बताई ना, ये वो बताई है कि आपने प्रॉपर्टी ली और कॉन्टिन्यूइंग यूज बेसिस पे, कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे, यानी हर साल ही फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, हर साल ही रिलायबली फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। मेरी बात समझे हैं जी। तो कॉन्टिन्यूइंग यूज बेसिस पे बच्चों फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे बताएं, शाबाश, अब क्या करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा सर ने जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया कहिएगा सर को जी। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात सुनना गौर से जरा जी। अब इधर देखना जी प्यारे दोस्तों, इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर देखें गौर से। वो है कि फेयर वैल्यू, बोलो शाबाश, कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पर रिलायबली मेजरेबल नहीं है। ओके बच्चों, अच्छा अब सुनना, तो तब हम कहेंगे, तब हम इसे ले आएंगे कॉस्ट मॉडल पे। किस पे ले आएंगे, ऊपर वाली बात कुछ और है, ऊपर वाली बात कुछ और है। सरासे के पास जाना, उन्हें कहना कि क्या उसका नाम है, सर कह रहे हैं कि आप बता दें क्या सूटेबल है, ठीक है, लॉ की क्लास का, सही है कि मशवरा कर लें जी। इधर देखें, इधर 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 देखें, इधर उन्हें कि आप बात सुनो ना, उन्हें कि सर ने क्लास पढ़ाते रहना है, उन्होंने कोई नहीं छड़नी जी, पढ़ाते रहना उन्होंने, ठीक है। अच्छा उन्हें कहें कि आप बता दें वो क्या उसका नाम है, अगर वो नहीं तो फिर हम बच्चे भिजवा देंगे, ठीक है, सही है। हाँ उनसे एक दफ़ा कर लो, मशवरा कर लो। अच्छा इधर देखो, इधर प्यारे भाई इधर देखना, इधर इधर देखो प्यारे भाई, ये है अंडर कंस्ट्रक्शन। ये क्या है प्यारे दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन। आप सुनना गौर से बात, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बात सुनना। मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू। मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू। मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू। गौर से सुनना, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको खुद बना रहे हैं, एक तो है ना एक्वायर कर ली, या तो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है या नहीं है, दो बातें। मसला आता है जब खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी ऐसे इलाके में फहीम तुम चले गए जहां प्यारे दोस्तों मतलब आपने कहा ना कि ये जरा थोड़ी दूर दराज इलाके में, उधर 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 बिल्डिंग, उधर बिल्डिंग, उधर बिल्डिंग बना रहे हैं, आइए अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो। अब प्यारे दोस्तों या तो फेयर वैल्यू बोलो थोड़े दिनों के बाद रिलायबली मेजरेबल हो जाएगी, या फिर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल। अब इधर स्टैंडर्ड क्या कहता है कैसी बिल्डिंग जिस पे आप क्या कर रहे हैं बोलो, कंस्ट्रक्शन। क्या कर रहे हैं बच्चों, गौर से मेरे साथ पढ़ना, ये MCQ के लिए एक पॉइंट आ सकता है। मेजर एट कॉस्ट, कहता है इसको कॉस्ट पे रखो, हालांकि फेयर वैल्यू मॉडल है। क्या है, कहता किस पे रखो, ये देखो ना, रिवर्टेबल असम्पशन के फेयर वैल्यू, मेजर रिलायबली, इन एक्सेप्शन, ये दो एक्सेप्शन हैं, रट्टी होनी चाहिए आपको। मेजर एट
until its fair value becomes reliably, कहता इसको रखो कॉस्ट मॉडल पे। अभी ये बन रही है, अभी क्या है, ये नहीं है कि 5 सालों से रिलायबली मेजरेबल नहीं, कहता अभी बन रही है, बन रही है। भाई देखो जब नई नई कोई सोसाइटी ओपन होती है ना प्यारे दोस्तों, थोड़ा दूर दराज इलाके में, तो आहिस्ता आहिस्ता करके घर बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज की मार्केट वैल्यू आपको पता चल जाती है। ऐसी है ना, अगर आप अकेले ही घर बना रहे हैं बच्चों, तो बच्चों फिर हो सकता है, बोलो शाबाश, उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, ये एक्सेप्शन है। ये कहता उसको तब तक कॉस्ट मॉडल पे रखो, अभी बन रही है, जब तक उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट्स, और कंस्ट्रक्शन बोलो, या जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। कहता जी विच एवर इज अर्लियर, विच एवर, कहता अगर तो बाकी घर भी बनना शुरू हो गए, फिर तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आपको इसके फेयर वैल्यू पता चल जाएगी ना। पर मरला रेट इधर, पर मरला रेट इधर इतने का है, इधर इतने का है। सोसाइटीज में पर मरला रेट निकल आते हैं ना, रजिस्ट्री वगैरह करवानी होती है, ये सारा डीसी रेट फलां, ये आपको पता होगा बच्चों जी, एफबीआर का रेट, डीसी रेट बच्चों। कहता अगर तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही फेयर वैल्यू पता चल गई, यानी फेयर वैल्यू है, तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। और अगर ना पता चली तो कहता मैक्सिमम फिर कब तक नहीं पता चलेगी, बोलो शाबाश, मैक्सिमम कब तक नहीं, जब तक वो बन नहीं जाती। जब बन जाएगी फिर तो सबको ही पता होगा ना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? बच्चों बात समझ आई जी? ये कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे नहीं पता, ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे पता नहीं है, जब तक बन नहीं जाती, पूरी नहीं हो जाती, तब तक का मसला। डन? ये बात याद रहेगी बच्चों, याद रहेगी ना? ले सर, ये एक छोटा सा पॉइंट था जी, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों, अब आप निकालने मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप निकालने प्यारे दोस्तों क्या जी, आपको याद है हमने चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना है। आइए सेट निकाल लें, आइए सेट ओपन करो बच्चों। ये एग्जांपल पता नहीं है पेज नंबर मैंने ठीक लिखा कि नहीं, जी किसी का नाश्ता रह गया था, किसी इधर से वो चले गए, कर लेंगे आके जी। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 5, ये यही है पेज नंबर है, क्या है जी 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 प्रैक्टिस क्वेश्चन। भाई प्रिपेयर नोट फॉर चेंज इन एस्टीमेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। कहता है 31 दिसंबर 2019 पे नोट बनाना, एस्टीमेट का नोट रहता है हमारा। सुन ले, एस्टीमेट का नोट हमेशा ऐसे ही बनेगा। एस्टीमेट क्या होता है जी? रेसिडुअल वैल्यू का चेंज होना, डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज होना, लाइफ का चेंज होना, क्या होना, अलाउंस, हाँ जी, डेप्रिसिएशन का रेट चेंज होना। प्यारे दोस्तों ये अलाउंस, प्रोविजन, अलाउंस, वो याद है पफर लिमिटेड वाला क्वेश्चन? प्यारे दोस्तों अलाउंस की परसेंटेज का चेंज होना ना, वो डाउटफुल डेट। उसके बाद प्रोविजन फॉर इन्वेंटरी, याद है वो 18-20 नंबर का क्वेश्चन हमने किया था, वेलवेट लिमिटेड, शायद याद है, शायद वो प्रोविजन। ये सारे क्या हैं बच्चे बोलो? एस्टीमेट्स। क्या हैं बच्चे बोलो? सबका नोट ऐसे ही बनेगा, एक ही फॉर्मेट रखना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करना। खबरदार अगर किसी ने कहा कि सर किताब में तो ऐसे है, भाई मैंने जो बनाया मैंने भी तो सोच के कहीं ना कहीं से बनाया होगा, अपनी तरह से थोड़ी बनाया। वी परचेज एन एसेट, क्या? एक एसेट परचेज किया। असल में पता मसला क्या होता है? मसला ये होता है एक दफा फॉर्मेट किसी और तरह बनाया, अगले क्वेश्चन का फिर चेंज कर दिया, उससे अगले का फिर चेंज कर दिया। इससे बच्चा क्या होता है बच्चों? कंफ्यूज। क्या होता है? वो कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैंने अब याद कौन सा करना है, मैंने पेपर में क्या लिखना है। भाई समझ आ रही है जी? वी परचेज एन एसेट ऑन 1 January 2018 फॉर रुपीज कितना बच्चों? 125। लाइफ कितनी है? 4 साल। रेसिडुअल वैल्यू कहता 1 साल गुजरने के बाद 1 January 2019 इट इज एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ इज कितनी बच्चों? 2 साल ओनली। विद इन कहता विद न्यू रेसिडुअल वैल्यू ऑफ रुपीज कितना? न्यू रेसिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 है। अब क्या है? ये चेंज इन एस्टिमेट। आप ध्यान से सुनना बच्चों प्यारे भाई, इस सोल्यूशन में ना ये मैंने चेंज किया है इसको, सही है, किताब वाला नहीं, थोड़ा चेंज किया। इधर देखना, आपको याद है हम प्रायर ईयर एरर का हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या लिखते हैं? सेम कॉपी करते हैं बच्चों जो उसने लिखा होता है, ऐसे ही है ना? इधर भी कॉपी करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर
ड्यूरिंग द, बोलो शाबाश, ईयर। प्यारे दोस्तों क्या चेंज है, बोलो शाबाश। ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट हैड एस्टिमेटेड द रिमेनिंग लाइफ हैज बीन रिवाइज्ड। सही है बच्चों। फ्रॉम कहता बोलो शाबाश 4 years टू, जी, यानी पहले 3 थी, अब 1 साल गुजर गया ना, 3 year रिमेनिंग से कहां पे आ गए हैं 2 year। वाइल रेजिडुअल वैल्यू विल आल्सो रिवाइज। पहले कितनी थी 5, अब कितनी है, ये मैंने आपको कहा था ये 1 होगा। क्या होगा, ये अंग्रेजी में जो लिखना ये 1 होगा। आगे आपने लिखना है ये कंसीडर क्या करें, प्रायर ईयर एरर, पॉलिसी या एस्टीमेट, बताएं जी। प्लांट्स लाइफ कहता है रिवाइज हो गई है 5 साल से, बोलो ये तो रिमेनिंग नहीं है। हाँ मतलब वही हो गया ना। जी तलब बोल तो सही, परेशान ना हो, वो जब लगना वो लग जाएगी। इधर देख, परेशान ना हो भाई। जी क्या था जी, देखें टोटल लाइफ थी कितनी 4 साल, अब एक्चुअल रिमेनिंग लाइफ कितनी है 3 साल, 1 साल गुजर गया ना। लेकिन एक्चुअल की जगह कहता मैं रिवाइज करके दे रहा हूं आपको, अब कितनी लाइफ है 2 साल। ड्यूरिंग द ईयर कहता जी कहता लाइफ इधर इज रिवाइज फ्रॉम 3 साल से, बोलो 3 years। और रेजिडुअल वैल्यू कहता बोलो, रेजिडुअल वैल्यू बोलो शाबाश। अच्छा मैंने ना ये टोटल लाइफ लिखी है, क्या, प्लांट्स टोटल लाइफ। अगर आपने रिमेनिंग लिखनी है फिर आप ऐसे लिखेंगे, रिमेनिंग लाइफ 3 से अब कितनी हो गई है, समझ गए है ना जी। कहता एंड रेजिडुअल वैल्यू इज रिवाइज फ्रॉम 5 से, बोलो 3। ये एक बात। दूसरी बात, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एंड इट्स इफेक्ट इज टेकन प्रोस्पेक्टिवली। क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी, ये नुकसान है सस्ते के जी। आगे बच्चों, ड्यू टू दिस, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ड्यू टू दिस जी, सेहत का भी नुकसान और मेरे प्यारे दोस्तों जी वक्त का भी नुकसान जी। लो जी, पैसे का तो है ही है। ड्यू टू दिस चेंज, ड्यू टू दिस चेंज दैट ना कर, इल्जाम लगेगा ना कर। ड्यू टू दिस चेंज, वो क्या देख क्या कह रहे हैं, कहता जी भाई सुन लो, इस चेंज की वजह से अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, अब ये सुनना, ड्यू टू दिस चेंज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और बोलो शाबाश अगले सालों का। चेंज इन एस्टीमेट में ना आपने ऐसे लिखना होता है, हमारे वाले साल का भी और अगले साल का भी। ड्यू टू दिस चेंज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर कहता एंड द फॉलोइंग ईयर वुड इंक्रीज बाय, अच्छा ये मेरा ख्याल है थोड़ा गलत हो गया, मैंने कॉपी पेस्टिंग में गलती हुई है। अच्छा इधर देखना, हम इधर करते हैं प्यारे दोस्तों डेट, बोलो शाबाश, डेट, डिस्क्रिप्शन और क्या आएगा बोलो, प्लांट जी। पहले साल फर्स्ट जैन, बताना शाबाश, फर्स्ट जैन बोलो 18। बचा कॉस्ट कितनी है 125। प्यारे भाई 31 दिसंबर 18 पे आना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले वाला बताओ जरा कितना है, 125 माइनस, जी बताइएगा, है 30, पक्की बात है। ये कितना आया 95। अब क्या हो गया बच्चों, अब याद रखना बच्चों, याद रखना, ये प्यारे दोस्तों क्या हो गया है, बुक वैल्यू आ गई एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट पे जी। हम तो अच्छा वाला ठीक जा रहा था यार, ये फिर आपने कुछ कर दिया ऐसे जी। अब आए जी फर्स्ट जैन, अब आए बच्चों फर्स्ट जैन जी बच्चों, नहीं सॉरी 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब लाइफ क्या हो गई है, रिवाइज क्या हो गई है बच्चों, और ये भी रिवाइज हुई है। इधर क्या आएगा, जब भी एस्टीमेट का चेंज होगा, जब भी एस्टीमेट का चेंज होगा, आज मेरा क्लास पढ़ाने का भी टेस्ट है, सबर का भी है जी। जी 95 बच्चों बोलो जी, बताएं जी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय, अब सुनना बच्चों, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है बोलो जी 2। क्या मेरे प्यारे दोस्तों
क्या था, अब आपने इसे ना 2 पे डिवाइड करना, आगे मजीद कितने साल इसने डेप्रिशिएट होना है जी, बताना कितना आ रहा है। हा क्या जी मेरे प्यारे भाई, ये कितना बना बुक वैल्यू। अच्छा बच्चों, लो बच्चों ऐसे करते जाओ, मुझे मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ सीखते भी जाओ चीजें। जी मेरे प्यारे भाई इधर देखना, अब पहले कितना था एक्सपेंस बोलो, अब कितना है बताओ, कितने से एक्सपेंस बढ़ गया 16 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलो यार, जब एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट, स्ट्रेट लाइन मेथड है इस साल का भी। और अब ये देखो, अब ये देखो कहता जी, आप गौर से सुनना, ड्यू टू दिस चेंज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, स्ट्रेट लाइन है ना, अगले सालों पे भी यही फर्क आएगा, एंड द फॉलोइंग ईयर वुड इंक्रीज बाय ड्यू टू विच प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर एंड द फॉलोइंग ईयर विल। ओके बच्चों, ओके। और अगर सुनना बच्चों सुनना, इस नंबर को लिखने के, अगर ये नोट आएगा ना 3 या 4 नंबर का, इसको नंबर को लिखने के एक नंबर होगा इसका, कितना जी, तो कोशिश करना वर्किंग करने की, जितने से चेंज आ रहे हैं। डन, डन है जी बच्चों। और अगर आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट है तो अंग्रेजी लिखना, फिर इतना लिख देना बस, अगर नंबर्स निकालने का टाइम नहीं है, वैसे हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे, फिर आपने कहना ड्यू टू दिस चेंज, आपने कहना एक्सपेंस, बोलो शाबाश, बोलो शाबाश, इंक्रीज या डिक्रीज का तो पता चल ही जाता है ना सबको, और आपने कहना ड्यू टू दिस प्रॉफिट विल आल्सो बी, बोलो शाबाश, इंक्रीज या, और एक लाइन छोटी सी और लिखनी है, अपने वाले साल पर भी इंपैक्ट बताना है, और अगले साल आपने कहना है फर्दर फॉलोइंग ईयर एक्सपेंस एंड प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज या, उम्मीद है मैं समझा पाया। अब आपके दिल में आएगी एक बात, आए ना आए, मेरे तो आ गई है बच्चों जी बच्चों, आप इधर सुनना, गौर से सुनना। अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया ना IAS 16 से रिलेटेड, IAS 16 से रिलेटेड एस्टीमेट का चेंज, अगर प्रोविजन या अलाउंस आ गया, अलाउंस आ गया, प्यारे दोस्तों पहले अलाउंस था, मिसाल के तौर पे ओपनिंग पहले था 100 मल्टीप्लाई पे बच्चों बोलो कितना था, बच्चों बोलो 10। अब कहता है, मिसाल दे रहा हूं, अब कहता है, मैं जरा नंबर सेम रख रहा हूं, कहता ये हो गया 20%, कितना, जिस तरह पफर लिमिटेड में कह रहा था डबल हो गया, 23 से 46 किया था हमने जी, कहता जी अब 20 है। अब ये क्या है, इंक्रीज इन, नहीं समझे बच्चों, इंक्रीज इन अलाउंस बच्चों, इंक्रीज इन अलाउंस बच्चों, मेरी बात सुनना गौर से जरा प्यारे भाई, प्यारे भाई। अब इसको किस तरह लिखेंगे, सिंपल, इधर देखो अंग्रेजी कैसे लिखोगे, आपने कहना ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट हैज असेस्ड, मैनेजमेंट ने असेस किया, सही है बच्चों, या मैनेजमेंट एस्टीमेट, सही है, द अलाउंस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम इतने से लेके इतना, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड द इफेक्ट इज टेकन प्रोस्पेक्टिवली। आपने आगे आपने कहना ड्यू टू दिस चेंज द एक्सपेंस विल बी इंक्रीज या डिक्रीज, इधर क्या हो रहा, इंक्रीज, ड्यू टू विच प्रॉफिट डिक्रीज, ओके सर, एंड अगले सालों में इम्पैक्ट ना बताओ, आपने कहना एंड दिस विल आल्सो अफेक्ट द, बोलो फॉलोइंग ईयर एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, ओके बच्चों, खली बली हो गया, डन, डन, ये नोट कर लो शाबाश, ये नोट कर लो बच्चों, कोई मसला नहीं है, सही है, बल्कि एस्टीमेट का नोट ज्यादा आसान है, उधर तो हम इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस लाइन आइटम लिखते हैं, इफेक्ट ऑन प्यारे दोस्तों SOFP लाइन आइटम लिखते हैं, इधर इस तरह करने की जरूरत, शर्क अगर किताब पे हुआ नहीं करना जी, वो कह रहे हैं ये दिखा दो, वो कह रहे हैं फिर फ्री होना किसी ने डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है मेरा चांद जी, नजर आएगा फिर इंशाल्लाह, साफ हो जाएगी, शफाफ आएगा सब कुछ नजर। जी भाई ओके, आपने वर्किंग अपने हिसाब से करनी है, फिर आपको समझ नहीं आना, ठीक है ना, इस तरह डेट डिस्क्रिप्शन, और नोट किताब में है तो सही, तस्वीर ले ले भाई, तो भाई तस्वीर ले लो ना, घर जाके कर लेना ना, इधर तो 15 मिनट तुम लगाओगे ना,
जी ये लो, ये पिक ले लो। ठीक है, एक छोटी सी बात बता दें बच्चों, चले वो भी साथ रिवाइज हो जाएगा। बस बस बच्चों अहम है जी प्यारे भाई। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्या है, क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिख देंगे क्वेश्चन से देख के। मेथड क्या जी, पॉलिसी चेंज होगी FIFO से वेटेड एवरेज से FIFO, कॉस्ट से प्यारे दोस्तों IS 40 में कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल। सही है बच्चों। अच्छा और जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों IS 16 में कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना है, तो पॉलिसी का चेंज, लेकिन इसको हम IS 8 के मुताबिक डील नहीं करते। सही है, कभी देखा कि रिवैल्यूएशन पिछले सालों में भी इंपैक्ट आया हो, मना किया है IS 16 ने। हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ लिया, उसमें क्या लिखा हुआ था, कहता है जनरल प्यारे दोस्तों प्रोविजन, या मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स अगर हैं और उधर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की भी हैं, तो कहता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की बात मानी जाएगी। ऐसे ही है ना। अच्छा बच्चों आप भाई बस कर दें प्लीज, बस कर दें, बस कर दो, चुप हो जाओ, पढ़ा रहा हूं, चुप हो जाओ जी। कहता जी दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और इसका इफेक्ट कैसे आएगा, रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे आएगा बच्चों, रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे आएगा बच्चों, बोलो, रेट्रोस्पेक्टिव। फिर आपने लेना है इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस लाइन आइटम, इंपैक्ट ऑन SOFV। प्रॉफिट एंड लॉस में अपना अपना पूरा प्रॉपर टेबल बनाया था वर्किंग वन के नाम से, याद है, काशिफ इंजीनियरिंग में, मार्वलस में, पता नहीं, अब मेरा ख्याल है क्वेश्चन बैंक के सवालों में था ये जी। पास पेपर में अभी तक चेंज इन एस्टीमेट का नोट नहीं आया जब से FAR में आया ना प्यारे दोस्तों अकाउंटिंग एस्टीमेट का नोट आया, ना ही प्रायर ईयर का नोट आया, ये याद रख लें, जाने बच्चों जी। वैसे भी मेरा जाती ख्याल है कि इस दफा इक्विटी IS 8 सेक्शन A में आ सकता है। सही है बच्चों जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा बच्चों कैश फ्लोज का क्वेश्चन ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही जी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों अगली बार रेशोज भी आएगा, रेशोज B में भी आ सकता है, A में भी, रेशोज का कोई एतबार नहीं है, रेशोज बड़े सवालों में भी जी, रेशोज आएगा तो सही, इतना तो इंशाल्लाह कंफर्म है कि आएगा तो सही जी। जी देखो अपनी तरफ से अंदाजा है, क्या है, एक बेस्ट एस्टीमेट है हमारा, क्या है दोस्त, बेस्ट एस्टीमेट है। प्यारे दोस्तों आगे अगली बात सुन लो, अगली भाई आप प्रायर ईयर के नोट पे बात कर लेते हैं, प्रायर ईयर नोट। अच्छा हम एक्सटेक्स में क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट में पिछले 2 साल, प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल, इक्विटी में 1 साल। अगर प्रायर ईयर का नोट आ गया, बताएं फिर अपने वाले साल की गलतियां बतानी है लोगों को, फिर बैलेंस शीट में अपने वाला साल, तो आपने कहना इस साल तो मैंने काम ही बड़े अच्छे किए, इस साल तो कोई मसला, देखो जी हमारा साल है जी, घर की बात घर में रह जाए बस। इधर देखो जी, इधर देखो, ये 2025, ये 2000 क्या, ये हमारा साल है। इसकी बातें प्रायर ईयर में बोलो हमने, हाँ बैलेंस शीट अगर बना रहे हैं SOFP 24 आ जाएगा यहाँ, 23 आ जाएगा यहाँ, डन है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर ईयर पॉलिसी में बताना है बच्चों, इस साल की बातें हम नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे, ये वैसे ही नहीं आता, डन। और इक्विटी का तो आपको पता है 1 साल पीछे जाते हैं, डन है बच्चों। और अकाउंटिंग पॉलिसी में जारी सी बात है, पॉलिसी में कौन सा एरर है, गलती है, जिसकी वजह से हमें कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, तो इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, डन। और एस्टीमेट के केस में इस तरह के लाइन आइटम वगैरह पे बात नहीं करते, हम सीधा सीधा बता देते हैं, डन बच्चों, भाई सही है। अच्छा भाई अब मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने आपसे कहा, ये देखें, ये इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, इसमें करेक्शन ऑफ एरर का नोट हमने नहीं बनाया था, याद है बच्चों आपको, मैंने कहा था पेंडिंग, आपने भी कहा पक्का पक्का पेंडिंग जी। प्यारे दोस्तों ये करेक्शन ऑफ एरर का नोट नहीं बनाया, नहीं सॉरी, एस्टीमेट का नोट नहीं बनाया, किसका नोट नहीं बनाया, आओ जरा देखो मेरे साथ, इधर आओ, इधर देखो, इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न, कहता जी इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द, ये लिख दोगे अंग्रेजी, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम रिड्यूसिंग से, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द फैक्ट हैज बीन टेकन प्रोस्पेक्टिवली। अब सुनना भाई सुनना, डेट, इधर देखो, डेट, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है यार, डेट डिस्क्रिप्शन इक्विपमेंट, क्या बच्चों जी बच्चों,
कहता था इक्विपमेंट परचेज कब किया बच्चों? 1 जुलाई 2015 में। कॉस्ट कितनी है बच्चों बोलो? 80 मिलियन। लाइफ कितनी है बच्चों बोलो? भाई हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कहां गए हैं बोलो? ये पढ़ लिया ना, पढ़ लिया बच्चों। और इक्विपमेंट परचेज कब किया था? 1 जुलाई 15। और हमारे साल का एंड क्या है? 30 जून 2017। और इसका मतलब है जी हमारा साल स्टार्ट होगा 1 जुलाई, यानी 1 साल लिया है अभी खरीदे हुए, है ना, पहले साल। जी बच्चों 1 जुलाई 15। कॉस्ट बता दो, कॉस्ट 80। 30 जून 16। कौन सा मेथड है दोस्त? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 80 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट 27.5% है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना? और ठीक है जी 27.5। भाई सही है और सही है। बताएं कितना आता है? 22। कितना आ गया बच्चों? कितना आया बच्चों? 58। ओके सर, ओके सर जी। आप इधर आए। अब बच्चों चुप भी हो जाओ, टें टें चुप हो जाओ जी। बुक का वैल्यू कितनी बच्चों? इधर 58। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या था? 58 ये। अब आपने इसको पकड़ना है ना, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में है। और अब बच्चों लाइफ कितनी थी पहले बताओ? 5 साल। अब 1 साल गुजर गया ना, ये घर जाकर रिवाइज कर लेना। -16, मैं थोड़ा स्पीडी कर रहा हूं काम, डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 10 पॉइंट समथिंग। चलो भाई ये आ गई बुक वैल्यू कितनी बच्चों? 40। ओके सर, ओके बच्चों जी। लेकिन मसला पता क्या है? अगर तो क्वेश्चन होता यहां तक तो हम कहते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग क्या है बोलो? एस्टीमेट। सही है बच्चों। आप कहेंगे ये एस्टीमेट, एज्यूम करो कि ये ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है उसने एस्टीमेट का नोट मांगा। आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे अब हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया बोलो? अब रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? बना लोगे ना। लेकिन मसला क्या आया? मसला आया कहता द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट। कहता हमने अगले साल पे, हमारे वाले साल पे जिस पे स्ट्रेट लाइन के मुताबिक डेप्रिसिएशन आनी थी, हमने उस साल भी क्या कर दिया? नोट समझ आ गया? नोट खत्म हो गया। 30 जून बोलो शाबाश 17। कितनी डेप्रिसिएशन ली होगी इसने? इसने 58 मल्टीप्लाई बाय 27 पॉइंट जी कितना बच्चों? 16। कितना बच्चों? ये 60। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? तो ये अब क्या है बोलो? बोलो इसको अब रिवर्स कर देंगे। सही है? कर लोगे ना क्वेश्चन? और कर लोगे? सही है बच्चों। चले ये किताब पे ठीक है, बस ये मैंने आपको एस्टीमेट समझा दिया, बस आपने अपने वाले फॉर्मेट से बना लेना है। कर लोगे भाई? कर लोगे जी बच्चों। चले अब मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। निकालें रेशियोज का पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 17। रेशियोज का पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 17। कल मजा आ रहा है? अभी और भी इंशाल्लाह आएगा। रेशियोज का पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास बच्चों। बात सुनो, अच्छा पहले आप तो जितनी मर्जी कोशिश हिम्मत कर ले जी। पेज नंबर जी, अच्छा जी इधर देखें भाई, आपके पास 2 से 3 मिनट्स हैं। कितने? आप इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, कुछ रेशियोज उसने आपको दी हैं। ये ऑटम 2025 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, मेरी बात गौर से सुनो। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 6 नंबर तो इंशाल्लाह पक्के हैं।
इस 10 में से भी 7-8 नंबर लेने हैं, लेने हैं, लेने हैं, कोई मसला ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, कोई मसला ही नहीं है प्यारे भाई, कोई मसला ही नहीं है जी। पढ़ो, खुद पढ़ो। ये देखो भाई, जो चुप चुप कर दो, वरना ये देख रहे यार जी, देखिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन फिर जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 2025 का क्वेश्चन है। जिनके पास पुरानी किताब है उनके पास नहीं होगा जी, पिक ले लो। नहीं, पिक भी सही नहीं आनी, साथ वाले के साथ थोड़ी देर जरा बैठो जी। जी मेरे प्यारे भाई, फिर इधर मेरे पास आ जाओ जी। नहीं यार, तंग करते हैं ना। नहीं, मैं कहूंगा पिक ले लो ना इधर से जी। यार ये हमें शरीफ नहीं होने दे रही है, देखो यार, हम कह रहे हैं यार नहीं जी। 2 से 3 मिनट में दांत अंदर करके, मुंह बंद करके जी। प्यारे दोस्तों, आराम सुकून से इसको पढ़ो, रीजंस आप ढूंढेंगे इंशाल्लाह जी। पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो बच्चों, ये पढ़ो, ये रेशियोस तो आप निकाल ही लोगे। ये आपको क्वेश्चन में सारी बातें उसने खुद बताई हैं, ध्यान से पढ़ना, आंखें खोल के ये चलता रहने दो हैं, तो आपने जाना है फिर जल्दी जल्दी 2-3 सेकंड में उड़ाते हैं। पहले ये पढ़ो जी जी। अच्छा बच्चों, compute CL's ratios for 2024 in comparison with इस तरह का एक क्वेश्चन पास पेपर में पहले भी आया है। अब कंप्यूट करनी है 2024 की रेशियोज, गिवन क्या है 2023 की, सही है बच्चों।
अब असल में इस तरह के क्वेश्चन एक दफा नहीं 2 दफा आए हैं प्यारे भाई। असल में क्या है 2023 की रेशियो सामने आई, अब हम इसको करना चाहते हैं बेहतर, कुछ पॉलिसी में चेंज लेके आना चाह रहे हैं, कुछ चीजें चेंज करना चाह रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट हमने देखना है। क्या देखना है? कीपिंग इन व्यू द सीईओज ने तकरीर की, स्पीच की ना, प्रोवाइड पॉसिबल रीजंस फॉर द वेरिएशंस इन द कंप्यूटेड ए। कहता अब इसमें वेरिएशन आ रही है। क्या आ रही है प्यारे भाई? अब इधर देखना, सबसे पहले जब तक मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, क्या याद नहीं होगा? रेशियोज नहीं निकलेंगी बच्चों, रेशियोज नहीं निकलेंगी। सबसे पहले बच्चों कौन सी रेशियो है? रिसीवेबल टर्नओवर। याद है किसी को? रिसीवेबल टर्नओवर, यानी उल्टा कर दो ना, पहले एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 365, उल्टा कर दो, सेल्स ओवर रिसीवेबल। जी ये 2024 23 की दी है, 24 निकालने हैं प्यारे भाई। ये सेल्स आ गई 2600 और रिसीवेबल्स कितने आ गए बच्चों? 280। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना पहले, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या। 23 की रेशियोज देखे, 24 की आपसे निकलवा रहे हैं, सही है, और पूछ रहा क्यों चेंज आया जी। 2600 डिवाइड बाय 280 प्यारे भाई, पहले रेशियोज निकाल लो, ये कितना आ गया? 9.28। अभी रीजन नहीं बतानी, रीजंस नहीं बतानी, पहले 6 नंबर पूरे करो। इन्वेंट्री टर्नओवर, वैसे फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, अब उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, उल्टा कर दो। मैं बैठा बैठा यूं खो जाता हूं जी। प्यारे भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो अकेले? नहीं खैर है? अनीक साहेब हालात बेहतर है ना जी? लो मेरे प्यारे दोस्तों, हद होगी भाई ताड़े वाली 6 टाइम्स। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट होती है एक साल में, बोलो 6 दफा। इसका मतलब क्या है? रिसीवेबल ऑन एवरेज डेटर्स 23 टाइम्स पैसे देते हैं। इसका मैंने आपको इंटरवल बताया था, 365 डिवाइड बाय 23 टाइम्स, आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे ना, इतने दिनों के बाद पैसे आते हैं। ये याद है ना, एक क्वेश्चन नंबर पास पेपर का 14 या पता नहीं इसमें कुछ किया भी था हमने ऐसे। ये क्या है? 365 दिन डिवाइड बाय 6, इतने दिन लगते हैं इन्वेंट्री को बिकने में, और सही है भाई, इस तरह की बातें। अच्छा भाई कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल किधर है? ये एवरेज नहीं है क्योंकि पिछले साल की इन्वेंट्री नहीं है, ये डिवाइड बाय 590। ये बच्चों आपके पास आया कितना? 3.30, पिछली दफा से कम है। आगे मेरे प्यारे भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यार ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। इंटरेस्ट कवर, पीवीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये बच्चों करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट गियरिंग रेशियो। ये बेटा अच्छा भाई ये देखो इधर चेक करो जरा, 5 और 95 क्या मतलब है इसका? ये होता है डेट, क्या होता है? और ये याद है ना, इसे डेट टू इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं जी। प्यारे दोस्तों इसकी कैसे आएगा? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। पीबीआईटी क्या? डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। रेशियोज आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, 6 नंबर पक्के हो गए जी। मेरे प्यारे भाई आप जरा गौर से देखते जाना बच्चों, ये क्या है? 9.28 कम है, क्या है? कम है बच्चों। जीपी भी क्या है? कम है। प्यारे दोस्तों नेट प्रॉफिट भी क्या है जी? इंटरेस्ट कवर भी क्या है? जब जीपी कम होगा तो नॉर्मली नेट प्रॉफिट भी कम, और जहरी सी बात है जब नेट प्रॉफिट कम तो ये पीबीआईटी, जहरी सी बात है, सही है बच्चों। करंट रेशियो क्या है बच्चों? ज्यादा। बच्चों गियरिंग रेशियो ज्यादा हो गई है ना, जिसका मतलब है लोन फिर ज्यादा ले लिया हमने इस साल, है ना, यही मतलब है ना जी। बच्चों रिटर्न ऑन एसेट्स, बच्चों ये कम है, जहरी सी बात है जब प्रॉफिट कम होगा तो फिर ये भी, 2 रीजन हो सकती है ना इसका कम होने की। ऊपर वाला यार कम हुई है, बढ़ेगा। ऊपर वाला कम तो रेशो कम, नीचे वाला ज्यादा तो जाहिर सी बात है वो नए एसेट्स आए होंगे ना, जिस वजह से वो। अच्छा अभी जब इधर तुक्के नहीं लगाने, ये रीजन अपनी मर्जी से नहीं लिखनी अब आपने, अब उसने खुद बताई हैं। अगर खुद बताई हो तो पढ़ते जाना, लिखते जाना। इधर आ जाए,
एन एनुअल एम्प्लॉयज, देखो पढ़ते कैसे हैं, जिन बच्चों को रीडिंग में मसला आता है रेशियोज में, इस देखो जरा सीखो बच्चों जी। एन एनुअल एम्प्लॉयज गैदरिंग, साल के बाद एम्प्लॉयज की क्या हुई बच्चों, was held the same day, उसी दिन, in which CEO delivered the following जी भाषण दिया, कहता which gave you an idea of operation of CL during जिसने आइडिया दिया कि ये काम जो है ना इसी तरह, अच्छा जी ठीक है। द ईयर 2024 नहीं कर दिए हैं, लेकिन वो बता रहा है कि ये सीईओ साहब के कहने की वजह से ना किया, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ जी। कहता था ईयर 2024 हैज बीन अबाउट बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर लॉन्गर टर्म डोमिनेंस। कहता हमारे जो ख्यालात, हमारे जो ख्याल हैं, जो हमारी सोच है, कहता हम शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं। क्या करते हैं वो, आपने कभी पढ़ा इतनी तमीज से क्वेश्चन नहीं। We have recently launched 3 flagship stores। ये flagship क्या होता है बच्चों? A flagship store is the principal store of a company that represents the brand and offers the widest range of यानी कंपनी के बहुत ज्यादा स्टोर्स हैं, लेकिन एक ऐसा स्टोर जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। क्या है बच्चों बोलो? मेन स्टोर है जो। क्या है बच्चों बोलो? जी सही है बच्चों। अच्छा जी कहता जी वही, अच्छा इसका मतलब है ये नए स्टोर आ गए 3, तो प्यारे दोस्तों ये फिर नॉन करंट एसेट बढ़ गए ना बच्चों, बिल्डिंग्स बढ़ गई, वो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी। वी हैव पार्टनर विद द लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कहता हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसके साथ? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होती है? ऑनलाइन, ये जो प्यारे दोस्तों शॉपिंग है, ये वो सारा सेलिंग, एडवर्टीजमेंट जी। कहता ऑफर, अच्छा इसका फायदा ये होता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है फिजिकल। फिजिकल प्रोडक्ट में खर्चे ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन में प्यारे दोस्तों खर्चा क्या होता है बोलो? मार्जिन होता है प्राइस कम करने का। डन है बच्चों? ऑफर लोअर देन यूजुअल प्राइस टू अट्रैक्ट, जब आप सेल प्राइस अपनी कम कर देंगे प्यारे भाई तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। क्या था? दीज इनिशिएटिव रिक्वायर सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग ऑन प्रमोशनल स्टोर सेटअप्स। क्या था? इसकी वजह से क्या हुआ बोलो? हमें प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग करनी पड़ी। इससे क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़। यार शाबाश, ऐसे लिंक करना। अगर अंग्रेजी उसने लिख के दी है तो क्वेश्चन ज्यादा आसान है, बजाय हम खुद सोचें। कहता बट वी व्यू देम एज इन्वेस्टमेंट रादर देन, कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहता आज खर्चा कर रहे हो कल बेनिफिट होगा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। टू इंश्योर आवर प्रोडक्ट्स नेवर गो आउट ऑफ स्टॉक। कहता हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो। प्यारे दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट बोलो शाबाश ना हो। इसके लिए भी ना बड़ी टेक्निक्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक होता है बफर स्टॉक, एक होता है जी प्यारे दोस्तों सेफ्टी स्टॉक, कम से कम इतना स्टॉक। ये ना मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। क्या है बच्चों बोलो? मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। क्या है बच्चों बोलो? जी प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है? हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, इमरजेंसी ऑर्डर्स अगर आ गए हैं तो कम से कम इतना सेफ्टी स्टॉक पड़ा होना चाहिए कि उन ऑर्डर्स को क्या कर लें बच्चों? मीट कर लें। क्या कर लें बोलो शाबाश। अगर ज्यादा स्टॉक होगा तो प्यारे दोस्तों होल्डिंग कॉस्ट होगी। क्या होगी बोलो? स्टोरेज कॉस्ट होगी, चीज के खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा बल्क में खरीदेंगे तो बोलो अगर आप तो डिस्काउंट भी मिलेगा। अब ये पूरा टॉपिक है एमए में। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पूरा टॉपिक। इसे कहते हैं, क्या उसका नाम है जी? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या प्यारे दोस्तों जी? अब आपको देखना पड़ेगा डिस्काउंट लें, डिस्काउंट ले लें, या फिर प्यारे प्यारे दोस्तों डिस्काउंट यानी ज्यादा चीजें खरीद लें, या फिर क्या उसका नाम है डिस्काउंट ना लें। अब ये भी डिसीजन करना पड़ता है मैनेजमेंट को, डिस्काउंट लें या भाई अगर डिस्काउंट ले लिया तो चीजें ज्यादा आ गई, चीजें ज्यादा आ गई तो खराब होने का चांस, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट प्यारे दोस्तों। और सही है बच्चों, और समझ रहे हो भाई? अब सुनना, बहरल कहता है टू इंश्योर आवर प्रोडक्ट, हमारी चीज आउट ऑफ स्टॉक ना हो, वी इंस्ट्रक्टेड आवर प्रोडक्शन टीम, हमने अपनी प्रोडक्शन टीम को क्या कहा? कहता टू मेंटेन हायर इन्वेंट्रीज, के इन्वेंट्रीज ज्यादा ज्यादा रखो अपने पास। क्या रखो? जज्बाती हो गए थोड़ा। कहता एंड एक्सटेंडेड मोर फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स टू आर, जो चीजें हमें हमसे खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ना, जो हमसे चीजें खरीदते हैं, कहता जी उनको खुल के पेमेंट का टाइम दो, कोई बात नहीं, अच्छे लोग हैं, रिसीवेबल खुल के दो। जब प्यारे दोस्तों आपका रिसीवेबल बढ़ गया, क्या बढ़ गया?
इन्वेंट्री बढ़ गई तो बेटा घर खोना ही है ना भाई जी। कहता अनएबलिंग देम टू कहता कैरी लार्ज वॉल्यूम्स, कहता ज्यादा चीजें खरीदने कोई मसला नहीं है। ऑफ कोर्स वो रिलायड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो भाई गियरिंग रेशियो बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बढ़ेगा ना, कहता शॉर्ट टर्म में भी फाइनेंस लो और कहता जी लॉन्ग टर्म में भी। टू सपोर्ट दीज इनिशिएटिव, कहता उसके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है, ज्यादा स्टॉक लेना, रिसीवेबल से जल्दी पैसे ना लेना, प्रमोशनल एक्टिविटीज प्यारे दोस्तों और सेलिंग प्राइसेस का कम करना, कहता ये बगैर उधार के पॉसिबल। बट सच कैलकुलेटेड रिस्क हेल्प अस, कहता ये रिस्क तो है, खर्चा मर्चा कर रहे हैं, रिस्क तो है, कहता लेकिन कैप्चर मार्केट शेयर, इससे होगा क्या, कहता हमारा मार्केट का शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहता अहेड ऑफ एज कंपेयर टू कंपेटिटर्स। बच्चों ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना ये बातें, ये अब सीफेफ 4, क्या सीफेफ 4 प्यारे दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है ना एमए का और बीआईए का, उसका पप्पा सब्जेक्ट है ये, और एक है प्यारे दोस्तों सीफेफ 3, वहां आप ये वाली बातें करेंगे इंशाल्लाह। सही है बच्चों जी, तो जल्दी जल्दी पढ़ के जाओ उधर जी मेरे भाई। देखो मजेदार चीजें हैं ना, ये देखो ये माशाल्लाह, ये सिर्फ आपने ये नहीं काउंट, आपने डिसीजन मेकिंग भी सीखनी है, आप सीफेफ 4 में जाके सीखेंगे ये कि भाई हमने ये काम करना, ये करना, इसका नतीजा क्या, तो ये माशाल्लाह एक पूरा एक पैकेज बैठे हैं ये बच्चे। ये क्या है बच्चे बोलो जी, इन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग नहीं सीखी, इन्होंने सिर्फ टैक्सेशन नहीं सीखा, इन्होंने सिर्फ लॉ नहीं सीखा, इन्होंने सिर्फ ऑर्डर नहीं सीखा, इन्होंने डिसीजन मेकिंग भी सीखी है। मेरी बात समझ रहे और भाई समझे हो जी। तो प्यारे दोस्तों ये चीजें आपने पढ़नी है, बड़े एडवांस लेवल पे जाके पढ़नी है, तो समझ आई है, मजेदार लग रही है ना। तो प्यारे दोस्तों ये है डिसीजन मेकिंग, क्या है बोलो शाबाश जी, करेंगे इंशाल्लाह आप लोग जाके आगे फर्म्स में। आई इनकरेज ईच ऑफ यू to see 2024 as a year of laying bricks for a more larger house. We may be sacrificing short term comfort, कहता मैं चाहता हूं तो आप क्या उसका नाम है जी, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को मत देखो, कहता लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखो ताकि ग्रोथ हो। क्या हो बच्चों बोलो, आप इधर आ जाओ, सारी बातें छोड़ो, इधर आओ। अब रेशोस देखो प्यारे दोस्तों, ये रेशो क्यों कम हो रही है रिसीवेबल टर्नओवर वाली, देखो पहले मेरी बात सुनो बच्चों, पहले मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। प्यारे दोस्तों ये रेशो कम होती है कब, जब नीचे वाला कम, सॉरी ऊपर वाला कम और नीचे वाला दोनों ही बच्चों ये है, नीचे वाला कितने ज्यादा उनको नंबर ऑफ डेज दे रहे हैं ज्यादा। प्यारे दोस्तों सेल वैसी सेल प्राइस की वजह से कम हो रही है, तो दिस इज द रीजन बच्चों। सही है, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूटर को बच्चों नंबर ऑफ डेज खुले दे रहे हैं, और आगे एक और रीजन भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइसेस कम कर रहे हैं, ठीक है जी जी। कहां लिखा हुआ सेल बढ़ेंगी इससे, सेल प्राइस कम होने की वजह से, अब उसकी मर्जी वाली नहीं, हमने अपनी मर्जी वाली नहीं लिखनी। सही है, आगे लिखा तो नहीं है ना, ये तो रिस्क है, क्या है वो खुद कह रहा है ये सारी चीजें रिस्क हैं जी। इन्वेंट्री टर्नओवर, पहले फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। भाई जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल भी छोड़ो उसको, लेकिन वो भी खैर कम ही होगी जब वो, अच्छा प्यारे दोस्तों इसको छोड़ें, एवरेज इन्वेंट्री के बारे में बता दें। इन्वेंट्री आप स्टॉक आउट ही नहीं कर रहे बच्चों, आप बहुत ज्यादा स्टॉक अपने पास मेंटेन कर रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों ये क्या होगा बोलो शाबाश, जब इन्वेंट्री बढ़ेगी नीचे वाला बढ़ेगा तो रेशो, सही है। रीजन क्या है बच्चों, रीजन प्रोडक्शन टीम बच्चों हायर इन्वेंट्री अपने पास रख रही है, डन। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, सेलिंग प्राइसेस कम कर दी है ना, रिड्यूस प्राइसेस, ठीक है बच्चों। न्यू प्लेटफॉर्म जो नई अपॉर्चुनिटीज है वहां सेलिंग प्राइसेस कम है। नेट प्रॉफिट, एक तो रीजन जीपी कम, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज्यादा, नहीं समझे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा, डन बच्चों। इंटरेस्ट कवर, भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पीवी आईटी डिवाइडेड बाय ऊपर वाला कम और नीचे वाला, ऊपर वाला कम तो रेशो कम, नीचे वाला ज्यादा तो रेशो कम। ऊपर वाला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशो व्हाइल नीचे वाला इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों बढ़ा, वो शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, लिख दोगे। कहता जी प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा, दूसरा कहता जी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है ना, बर्डन आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया जी। गियरिंग रेशो यार सिंपल है,
बड़ी सिंपल बात है, आप लोन बढ़ा रहे हैं ना इधर। अच्छा एक छोटी सी बात, गियरिंग रेशियो, अगर आपने प्यारे दोस्तों इधर मुझे बताएं, इधर शॉर्ट टर्म लोन लेना है या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म नहीं लेना, सोच लो, सोच लो यार, तलहा सोच लो। तलहा जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है, इसको सोचो जी। प्यारे भाई गियरिंग रेशियो में कौन सा लोन लेना यार? डी डिवाइडेड बाय डी प्लस ई, लॉन्ग टर्म लोन लेना है बच्चों। क्या बच्चों? शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेना बच्चों, ठीक है जी। भाई लॉन्ग टर्म लोन भी तो बढ़ रहा है ना, गियरिंग रेशियो बढ़ गई। रिटर्न ऑन एसेट्स, भाई फॉर्मूला क्या है? पीबी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ना को ना, एसेट्स नहीं एसेट्स, क्या एसेट्स, क्या जी। प्यारे भाई आपको पता है नीचे वाला कम हो रहा है, पता है ना? सॉरी सॉरी माजरत, हो जाता है इस तरह जी। पीबीआईटी ऊपर वाला कम, प्रॉफिट कम है ना, तो प्यारे दोस्तों रेशियो भी कम, और नीचे टोटल एसेट्स क्या हो रहे हैं भाई? नॉन करंट एसेट भी बढ़ रहे हैं, क्या वो न्यू तीन क्या जो बड़े बड़े सोर्स, उसके बाद इन्वेंट्री बढ़ रही, रिसीवेबल बढ़ा, डन है। प्यारे दोस्तों नीचे वाला बच्चों ज्यादा, रेशो कम, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहता है इन स्टोर्स, ओके सर, और कहता है दूसरा क्या है? प्रॉफिट लोअर, ओके सर। मुझे बताओ क्या पूरे मार्क्स नहीं आ सकते? अगर इंसानों की तरह पढ़ा हो तो अब आ जाएंगे जी बच्चों, ठीक है। एनपीओ निकालो बच्चों, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्या पेएबल? हाँ तो हाँ वो भी मैंने बताया, इन्वेंट्री भी। क्या कह रहे हैं, मेरा लेक्चर आएगा यूट्यूब पे? ये क्या कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं अगर बच्चे ना आए तो। ठीक है। अच्छा क्लास है कितने बजे? 3 बजे? अच्छा सर कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, बच्चों को बिठा लें, इशू नहीं है, कह रहे हैं मेरा लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा, सर ने कहा जी। अच्छा वैसे अच्छा किस किस का लेक्चर है वैसे? लॉ का? अकल करो अकल, अगर मैंने इधर से बच्चों को छोड़ा तो मैं उधर क्लास में बिठा के आऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ जी। है नहीं, लॉ में इंशाल्लाह आपको लॉ लॉ 3 बजे हाँ जी हाँ जी है। तो कार्ड चेंज करने से पहले क्या किए हमजा? क्या कार्ड बनाते हो अभी जोर तक तो चलने दो, हैं कितना टाइम पड़ा यार ये बताओ हमजा, एक्टिव हो जाओ। आपस में बातें कर रहे हो, मुझे बताओ ना हमजा, बोलो। 1.25 घंटे का टाइम है अभी, तो अभी नमाज में तो देखो अभी अभी ब्रेक दे देनी है। अभी अभी कैमरा रोकना पड़ेगा, तो जब 1.25 घंटे का टाइम है तो मैं लेक्चर पढ़ा ना लूँ 40 मिनट और, क्या ख्याल है आपका? करप्ट हो जाए, चेंज करेगा यार जा भाई, वो पार्ट क्या उसका नाम है, मैं कहता हूँ बनने दो, जोहर तक बना लें पार्ट, यहीं से शुरू होगा लेक्चर, चलो जाओ।